हमारे कोलीग्स भी हैं, हमारे जूनियर्स भी हैं। मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ। पहला प्रेजेंटेशन मेरा एमए में है। और जनरली हमें हेल्प भी मिलती है, इलाहाबाद वालों से बहुत हेल्प मिलती रहती है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती कहीं। हमारे डायलिस पे इनकी मॉर्टेलिटी लगभग 40 to 50%। जबकि अगर एमआई की बात किया जाए तो इनकी मॉर्टेलिटी पहले बहुत ज्यादा थी। इनिशियल 1950 1960 में इनकी जो मॉर्टेलिटी थी बहुत ज्यादा थी। बट अब एक्यूट एमआई की जो मॉर्टेलिटी है, नाउ अब एक्यूट एमआई की मॉर्टेलिटी जो कि सीवियर फॉर्म ऑफ एमआई है, उनकी जो मॉर्टेलिटी है ओनली 20% रह गई, जो कि पहले ये भी 50 60% रहती थी। एआरडीएस जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हैं, उनकी भी मॉर्टेलिटी एकेआई के पेशेंट कंपेयर में बहुत कम है, 30 to 40%। सेप्सिस विदाउट एकेआई ओनली 15 to 25% है। तो अगर देखा जाए तो हाँ सबसे जी। डेंजरस डिजीज कौन हुई, एमआई या एकेआई विद रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये देखा गया है कि अगर पेशेंट एकेआई का है
और इसकी डायलिसिस हो रही है, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। ये प्रोग्नोसिस जो है शुरू से लेके अब तक इसमें कोई चेंज नहीं आया है। देखो, एक्यूट एमआई का अगर देखा जाए, मॉर्टलिटी इनिशियली 1950 में मॉर्टलिटी इसकी 60% तक जा रही थी। अब ये रिड्यूस होकर, जो अनकॉम्प्लिकेटेड एमआई है, रिड्यूस होकर 6% आ चुकी है। और एकेआई की मॉर्टलिटी पहले भी 50% थी, अभी भी 40 से 50% हम एकेआई में कोई अचीवमेंट नहीं किए हैं, जबकि एमआई में काफी ज्यादा अचीव किए हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? ये एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कार्डियोलॉजिस्ट ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं मेहनत कर रहे हैं। बट ऐसा तो हो नहीं सकता, डॉक्टर सभी मेहनत करते हैं। उसके बाद एक हमारे साइंटिस्ट हैं होमर स्मिथ, इन्होंने एक सेंटेंस बोला है कि एकेआई में क्या है कि देयर इज नो कांस्टेंट पैथोलॉजिकल पिक्चर हैज बीन ऑब्जर्व्ड, nor it is expected in a variety of circumstances where uncomplicated renal ischemia, renal edema, pigment cast, and nephrotoxic contribute varying element to renal defect। देखो एमआई में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इस्कीमिया हुआ, वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट इंटरवेंशन गए, उसको थ्रोम्बोलाइज कर दिए या पीसीआई किए, पेशेंट सही हो। एकेआई में कोई एक पैथोलॉजी है नहीं है, वो कहाँ साइट कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, प्रीरिनल है, किडनी में है, पोस्ट रिनल है। रीनल में भी मल्टीपल साइट्स हैं, ग्लोमेरुलाई है, टिब्यूल है, इंटरटिब्यूल है, इंटरस्टिशियम है। कोई एक पैथोलॉजी इसकी है नहीं है, कोई एक साइट नहीं है। जरूरी नहीं कि एक ही चीज हो सकता है ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्वमेंट है और टिब्यूल है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो यही मेन रीजन है कि इसकी जो भी प्रोग्नोसिस है, जितना 1950 से 1950 वही अभी भी रह गई। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ और रिसर्च करने की जरूरत है। अब आता है कि कौन से पेशेंट होंगे जिनको एकेआई के रिस्क ज्यादा है। तो इन्होंने मल्होत्रा टाल ने स्टडी किया था, उन्होंने एक रिस्क फैक्टर का बनाया था, पॉइंट वाइज स्कोरिंग किया था कि ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा रिस्क ऑफ एकेआई में रहेंगे। जैसे कुछ कोमार्बिडिटीज हैं, कुछ एक्यूट चीजें हैं। कोमार्बिडिटी में जैसे पहले से सीकेडी पेशेंट हैं तो उसको एकेआई का रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। सीएलडी के पेशेंट हो गए, सीएचएफ के पेशेंट हो गए, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गए, डायबिटिक हो गए, एथेरोस्क्लेरोटिक, ये सब पेशेंट जो पहले से हैं, इनको एकेआई रिस्क एकेआई होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, इसलिए इनको पहले से ही प्रिवेंशन पे रखना है। एक्यूट सिटिंग में पेशेंट एडमिटेड है, उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, नेफ्रोटॉक्सिन एक्सपोजर है, इन्फेक्शंस है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, एनीमिया है, ऐसे पेशेंट एकेआई में लैंड बहुत जल्दी करते हैं। अब हम आते हैं एपिडेमियोलॉजी एकेआई की, मेनली इंडियन की है। अभी ये लैंसेट में पब्लिक हुआ था, जनवरी 2024 में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसमें लगभग 4000 पेशेंट एकेआई के लिए गए थे, 9 साइट से इंडिया में लिए गए थे, इंक्लूडिंग एसजीपीजीआई। तो उसमें एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने ये टारगेट दिया है, इनिशिएटिव बोलते हैं 0/25, कि 2025 तक हमको ये प्रिवेंट कर लें, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड एकेआई है बाय अवेयरनेस, इसको हमको एट जीरो लाना है। बट मिडिल और लो मिडिल इनकम कंट्री में इतना अवेयर्स नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं है जो कि इस टारगेट को अचीव करें। तो इस स्टडी में ये देखा गया है कि जो भी कम्युनिटी एक्वायर्ड एकेआई हैं जो हमारे पास अस्पताल में आते हैं रिनल डिस्फंक्शन के लिए, तो उसमें मोस्ट कॉमन काज जो है वो मेडिकल है, उसके बाद सर्जिकल काजेज हैं, उसके बाद क्रिटिकल काजेज। अब मेडिकल काजेज में ये देखा गया है कि इसमें सब ज्यादा पेशेंट कोमार्बिड वाले ज्यादा पाए गए थे। 20% इसमें डायबिटिक थे, 20% लगभग हाइपरटेंसिव पेशेंट थे, 40% तो कोमार्बिड वाले हो गए। और मेडिकल में अगर देखा जाए तो जो मोस्ट कॉमन काज थी वो सेप्सिस थी। सेप्सिस के बाद ट्रॉपिकल इन्फेक्शन हो गए, मलेरिया हो गए, उसके बाद एक्यूट डायरियल इलनेस हो गई। ये 3 मोस्ट कॉमन काजेज हैं जो हमारी कम्युनिटी एक्वायर्ड एकेआई कराते हैं मेडिकल काजेज। सर्जिकल काजेज में अगर देखा जाए तो इसमें ये देखा जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बहुत कॉमन है, बाय द स्टोन या बीपीएच या अदर थिंग्स। उसके बाद मान लो पोस्ट ऑपरेटिव हो गए, हेमरेज हो गए, वो सब कॉमन है। ऑब्स्ट्रक्टिव काज में अभी भी सबसे टॉप पे सेप्सिस ही है। इनिशियल ड्यू टू द एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन, वही सबसे ज्यादा कॉमन चल रहे हैं। उसके बाद आपके आ जाता है प्रीक्लेम्सिया या एंटीपार्टम पोस्टपार्टम हेमरेज, ये कॉमन काजेज हैं जो हमारे इंडिया में, ये सब प्रिवेंटेबल है। अब हम आते हैं किडनी फंक्शन, कैसे किडनी काम करती है और जीएफआर क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चर सबको ही जानता है कि जो हमारी किडनी होती है, जनरली 2 किडनी होती हैं, किसी किसी को 1 किडनी होती है, किसी को पता नहीं रहता। जनरली हम स्क्रीन कराते हैं, ये देखा गया है कि 1000 पॉपुलेशन पे एक बंदा ऐसा होगा जिसको 1 ही किडनी होगी। तो जनरली अगर 2 किडनी होती तो उसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, यूनिट जो होते हैं, एक किडनी में 10 लाख, दूसरे किडनी में 10 लाख, टोटल 20 लाख नेफ्रॉन आपकी किडनी में होते हैं। ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये फिक्स होते हैं,
जब कोई पैदा होता है उसके बाद से नेफ्रॉन नहीं बनते, एक नेफ्रॉन डोजिंग होती है। नेचर ने दे दिया कि आपको इतने नेफ्रॉन से काम चलाना है। जैसे फीमेल्स में ओवा होते हैं कि इतने ओवा, 200 300 ओवा दे दिया, उसी से लाइफ चलानी है। वैसे हमारी किडनी में नेफ्रॉन दे दिया, किसी को कम नेफ्रॉन दिया तो रिस्क में चला जाएगा एक या एक। अगर पेशेंट कोई बेबी है जो आईयूजीआर है या लो मतलब बिफोर टर्म है, उसमें नेफ्रॉन डोजिंग कम होगी। कोई अगर मान लो लगभग 34वीक में डिलीवर हुआ, हो सकता है उसके नेफ्रॉन 50% कम हो जाए। तो ये हमारे नेफ्रॉन डोजिंग होती है, नेचर ने दिया है कि इतने नेफ्रॉन से काम कराने हैं। और ऐसे जैसे जैसे एज बढ़ती है नेफ्रॉन धीरे धीरे लॉस होते रहते हैं। बट इतने नेफ्रॉन हमें सफिशिएंट मिल जाते हैं कि हम पूरी लाइफ जी लेते हैं। वो भी पेशेंट जी लेगा जिनकी एक किडनी है, उसमें भी काम भर के नेफ्रॉन होते हैं। वो भी नहीं, एक ऐसा नहीं कि एक किडनी है किसी को तो पूरी लाइफ नहीं जी पाएगा। वो भी अगर काम भर के नेफ्रॉन है, 10-12 लाख मिल गए तो पूरी जिंदगी जी लेगा, बट उसको रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ये हमारी है किडनी कैसे काम करती है। नेफ्रॉन होते हैं, एपरेंट आर्टरियोल इपरेंट आर्टरियोल होते हैं, कैपिलरी होती है। उसमें इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, कंटिन्यूस एक फिल्ट्रेशन होता रहता है, लगातार ये होता रहता है। नॉर्मली कभी कम ज्यादा नहीं होगा। अगर आपकी बीपी सही है, सब चीज सही है, तो फिक्स रेट होगा। पानी कम पियो, पानी ज्यादा पियो, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा ये, जब तक कि बहुत ज्यादा बीपी कम ना हो जाए। अदरवाइज ये कंटिन्यूअस इसका फिक्स रहेगा, 80 90 100 वो फिक्स रहेगा। उसके बाद इसमें फिजियोलॉजी आती है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरली अगर अदर कैपिलरीज का देखा जाए तो उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए कहीं एडिमा नहीं हो पाता। बट इसमें किडनी वाले में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काफी हाई होता है, तो कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन होता रहता है। अब यहाँ पे फिगर, अगर थर्ड फिगर देखा जाए तो एपरेंट आर्टरियोल और इपरेंट आर्टरियोल के बीच में बहुत ज्यादा बीपी का फॉल हो रहा है, 80 to 40। तो ये लगभग कि 15 से 20 mm उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। तो ये रहा हमारा फिजियोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, किडनी का एक कैपेसिटी होती है कि आपका बीपी कितना रहे तो मेंटेन रहेगा। अगर आपका बीपी अप टू 80 हो जाए तब भी जीएफआर उतना ही रहेगा। अगर आपका ऑटो रेगुलेशन मेंटेन है तो आपका 100 120 हो जाए तब भी जीएफआर उतना ही रहेगा। तो एक लिमिट है 80 से 180 के बीच में इनका जीएफआर लिमिट रहता है, जीएफआर फिक्स रहता है। 80 के नीचे जाता है तब जीएफआर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होता है, उसके बाद एकीआई पेशेंट हो जाता है। ये वाला फिगर इंपॉर्टेंट है। जो भी जीएफआर होता है दो चीज से डिसाइड होता है। एक तो होता है कि फ्लो इन द आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स में फ्लो कितना होता है, जो कि डिपेंड करेगा परफ्यूजन प्रेशर पे। इसलिए बीपी मेंटेन रहेगा, परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन रहेगा, तो जीएफआर मेंटेन रहेगा। दूसरा होता है टीजीएफ, टिब्लो फीडबैक होता है। इसमें ये दोनों में समझौता है। ये यहाँ पे ग्लोमेरुलाई है, ये ग्लोमेरुलाई है, ये मैकुला डेंसा है। ये आपस में बात करते हैं। ये बोला है कि यहाँ पे तुम देख लेना है कि अगर यहाँ NaCl ज्यादा आ रहा है तो आप ये समझ लेना कि परफ्यूजन प्रेशर ज्यादा हो गया है। हमको सिग्नल दे देना, हम इसको ब्लॉक कर देंगे जिससे ज्यादा जीएफआर ना हो पाए। जैसे किसी का बीपी बढ़ता है, परफ्यूजन प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे ज्यादा फिल्ट्रेट आएंगे, NaCl ज्यादा जाएगा, ये तुरंत बोलेगा इसको बंद करो, इस बंद कर देगा। जैसे यहाँ पे परफ्यूजन प्रेशर कम हुआ, बीपी कम हुआ, यहाँ पे NaCl कम जाएगा, ये कहेगा परफ्यूजन प्रेशर कम है, जिसको अकोमोडेट करेगा, डायलेट कराएगा और ब्लड आए, जिसकी वजह से वो मेंटेन रहेगा जीएफआर। बट इसका जो टिब्यूल है उससे कोई क्रॉस टॉक नहीं है। अगर मान लो किसी को टिब्यूल डैमेज हो गया, यहाँ पे अगर डैमेज हो गया किसी को, तो यहाँ पे NaCl एब्जॉर्ब होता है, अच्छा खासा NaCl एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे NaCl एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, बहुत सारा NaCl यहाँ पे आ जाएगा, जबकि डैमेज यहाँ हो गया। तो ये समझेगा मैकुला डेंसा कि बहुत ज्यादा, इसको क्या करेगा, एफरेंट आर्टरी को ब्लॉक करा देगा, जबकि परफ्यूजन प्रेशर कम नहीं है। और कम कर दिया, अब जीएफआर कम हो गया। तो मतलब टिब्यूल डैमेज की वजह से आपका जीएफआर कम हो गया, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ है, जबकि ग्लोमेरुलाई पे कोई डैमेज नहीं है। इसे को कहते हैं टीजीएफ, टिब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकीआई में, रीनल रिजर्व। अब बात करते हैं जो कि बहुत बेसिक है कि रीनल फंक्शन रिजर्व क्या होता है। रीनल फंक्शन रिजर्व जैसे कार्डियक रिजर्व होता है, लंग रिजर्व होता है, उससे किडनी का भी रिजर्व होता है। सबके अलग अलग स्टेज हैं। कार्डियक का हम एक्सरसाइज बहुत तेज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा। किडनी का भी रिजर्व होता है। किडनी का स्टेज क्या होता है, अगर हमें मेटाबोलाइट प्रोडक्ट इतना ज्यादा होगा जो किडनी से निकलते हैं, ऑटोमेटिक जीएफआर बढ़ा देगा। तो यहाँ पे ये देखा गया नेफ्रॉन मास के हिसाब से कि अगर 100% नेफ्रॉन मास है, 10 लाख इधर 10 लाख उधर, तो लगभग अगर ये माना जाता है कि 180 तक जीएफआर होगा। लेकिन वर्किंग जीएफआर जो होता है वो लगभग 100 120, जितना आपके मेटाबॉलिक वो है प्रोडक्ट है उसके हिसाब से वो चेंज होता है। जो वर्किंग जीएफआर होता है, बेस लाइन जीएफआर, वो आपकी डाइट से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है।
तो मान लो कोई पेशेंट है, या कोई एग्जांपल दे रहा हूँ कि डोनर नेफ्रेक्टमी हुई, किसी की किडनी एक निकाल दी गई, तो उसके नेफ्रॉन मार्च 50% रिड्यूस हो गए। तो यहाँ से देखा गया, अगर 100 GFR यहाँ से लेके, अगर ये यहाँ 100 है, हमने एक किडनी निकाल दिया, GFR यहाँ 50 है, लेकिन उसका जो बेस लाइन GFR है काउंट होगा, लेकिन क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा, उसका रीनल रिजर्व जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास ये रीजनल रिजर्व नहीं है उसको AKI रिस्क होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है इसका। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं कि कंपेयर किया गया रीनल रिजर्व के लिए, एक तो बेस लाइन GFR है। एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूँ, मान लो पीजी, हमारी 30 PG स्टूडेंट है, नंबर ऑफ एडमिशन मान लो 10 है, अभी अचानक 50 हो गए। तो ये जो वेरिएबल है ना, अगर 10 एडमिशन पर डे हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कम काम कर रहे हैं रीजन, हमारे पास कम काम है, तो सब रिलैक्स हैं। जैसे काम बढ़ेगा वो अपना बढ़ा देंगे, तो वैसे हमारी किडनी भी होती है, रिलैक्स रहती है। जब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है, अगर रिजर्व है तो एक बेस लाइन GFR होता है, टोटल GFR होता है। तो जो रिजर्व GFR होता है, स्टेज GFR होता है। चार कंपेयर किया गया है, एक तो वेजिटेरियन किडनी देखा जाए, एक नॉन वेजिटेरियन किडनी देखा जाए, दोनों का टोटल GFR जनरली नॉर्मल रहता है। लेकिन बेस लाइन GFR अगर देखा जाए, तो जो नॉन वेजिटेरियन होगा उसका बेस लाइन GFR ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेस ज्यादा है, प्रोटीन डाइट ज्यादा है उसमें, तो उसका GFR ज्यादा है। उसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसकी किडनी बहुत अच्छी है। उसका अगर GFR देखा जाएगा तो GFR ज्यादा, इसका मतलब वो नहीं किडनी अच्छी, हो सकता है उसकी किडनी थोड़ा सा कम ही हो। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो नॉन वेजिटेरियन है इसका टोटल GFR 160 ही है, जबकि वेजिटेरियन का 170 है। तो वेजिटेरियन में जो रिजर्वेशन रिजर्व होता है वो काफी ज्यादा होता है। उसके बाद आता है कि यंग और ओल्ड में कंपेयर किया गया, यंग में अच्छा खासा रिजर्व रहेगा, ओल्ड में धीरे धीरे नेफ्रॉन लॉस होंगे तो कम हो जाएगा। उसके बाद हो गया कि सॉलिटरी नॉर्मल किडनी, सॉलिटरी नॉर्मल किडनी में यही देखा गया कि रिजर्व बहुत कम है, तो जैसे भी इसको स्ट्रेस होगा AKI में चला जाएगा, सॉलिटरी किडनी AKI के रिस्क में रहेगा। CKD में कोई रिजर्व नहीं होता ज्यादा, मुश्किल से 10 या 5 रिजर्व रहता है। ऐसे पेशेंट CKD वाले बहुत जल्दी से AKI में जाते हैं। अब जैसे एक स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया था जिसके पास रिजर्व लेस देन 15 था, उनको ऑपरेट किया गया, तो पोस्ट ऑपरेटिव लगभग 12 गुना AKI के रिस्क ज्यादा बढ़ गए। तो ये इसका इंपॉर्टेंस था कि क्या रिजर्व है। अब आते हैं AKI डिफिनेशन पे। AKI डिफिनेशन इतना कंफ्यूजिंग है। इनिशियल इसका पहले आया बहुत सारे डिफिनेशन, 35 लगभग डिफिनेशन आया। पहले इसको बोलते थे एक्यूट रीनल फेलियर, आज भी पर्चे पे लिख के आता बहुत जगह से एक्यूट रीनल फेलियर। बट इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई 2006 में, जब इन्होंने एक कैटेगरी क्राइटेरिया आया गाइडलाइन की कब डायग्नोज करेंगे AKI, उसका क्रिएटिनिन और यूरिन आउटपुट के हिसाब से उन्होंने डिफिनेशन बनाया। तब थोड़ा सा लोगों के लिए बेटर हुआ कि AKI कैसे डायग्नोज किया जाए। उसके बाद अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें ड्रॉबैक हैं, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, जो कि फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जैसे सब क्लिनिकल AKI, किसी के किडनी काट के निकाल दिया, GFR कम हो गया, तब भी उसको AKI नहीं बोल रहे हैं हम। इसमें और कुछ हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आगे चल के। तो क्या होता है AKI की डिफिनेशन? AKI की डिफिनेशन एक्चुअली दो मेन लिए गए हैं बेसिक्स। एक तो क्रिएटिनिन क्राइटेरिया होता है, दूसरा होता है यूरिन आउटपुट क्राइटेरिया। आपको दोनों असेस करना होता है। कभी कभी क्रिएटिन नहीं बढ़ा है, तब भी आपको AKI हो सकता है, उसका आप यूरिन आउटपुट देख लो। तो क्रिएटिन का ये देखा गया है कि जनरली अगर 48 घंटे में जो बेस लाइन क्रिएटिन, जनरली बेस लाइन क्रिएटिन तो किसी को पता ही नहीं रहता पहली बार अगर पेशेंट आया तो। एक बार पेशेंट एडमिट हो गया आपके पास, उसका क्रिएटिन आपने करा लिया, उसके बाद जब पढ़ना शुरू होता है तब हमको पता चलता है क्या ये। अदरवाइज इंक्रीज क्रिएटिन पहले लेके आ गया तो हम कंफ्यूज हो गए क्या या सिक्योर। तो बेस लाइन इसीलिए कभी भी मेंशन करिए, तो बेस लाइन क्रिएटिन कभी भी जांच कराइए। किसी पेशेंट आपके पास पेशेंट आ गया तो KFT एक बार जरूर करा लीजिए, क्योंकि उसका देखना है कि बेस लाइन क्रिएटिन कितना है। तो अगर बेस लाइन क्रिएटिन 48 घंटे में 0.3 से ज्यादा हुआ तो AKI में चला जाएगा, या 1.5 गुना से ज्यादा हुआ जो बेस लाइन है 7 दिन, तो उसको AKI डायग्नोज कर दें। तो AKI डायग्नोज करने के लिए हमको मिनिमम 2 दिन चाहिए। अगर मान लो नहीं क्रिएटिन हमारे को हमको पता है या कुछ नहीं है, तो आप यूरिन आउटपुट देखो। अगर 6 से 12 घंटे में बीच में यूरिन आउटपुट बहुत कम आ रहा है, लेस देन 0.5 ml पर केजी आ रहा है, मान लो 60 किलो कोई है, 300 ml आया 6 7 घंटे में 8 घंटे में, तो AKI में जा रहा है। हो सकता है रिवर्स हो जाए, ऐसा नहीं है, बट वो AKI में हो सकता है। तो उसके बाद होता है डिफिनेशन। उसके बाद सीवियरिटी, 3 स्टेज इन्होंने बता दिया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। वो जनरली इसी बेस पे बनाया है। क्रिएटिन अगर 1.5 से 2 गुना है तो स्टेज 1, 2 से 3 गुना है तो स्टेज 2, 3 गुना से ज्यादा हो गया तो स्टेज 4, या एब्सोल्यूट क्रिएटिन ग्रेटर देन 4 हो गया तो स्टेज 4, या डायलिसिस रिक्वायरमेंट हो गया तो ग्रेटर देन 4 हो गया। यही हाल है इसका यूनाटपुट का भी। अगर आप ग्रेटर देन 12 घंटे से ज्यादा
0.5 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से यूरिन आउटपुट हुआ तो एक स्टेज 2 हो जाएगा। एन यूरिया हो गया या लेस देन 0.3 ml पर केजी पर आवर आफ्टर ग्रेटर देन 24 आवर, ये स्टेज सी हो गया। स्टेजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर स्टेज की अलग अलग प्रोग्नोसिस होती है। स्टेज वाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पेशेंट पहले स्टेज A1 में आएगा, स्टेज जो आएगा स्टेज से, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई पेशेंट डायरेक्ट स्टेज 3 में आ सकता है। दूसरा ये कोई ऐसा नहीं कि स्टेज 1 आ गया पेशेंट तो स्टेज 2 या स्टेज 3 में जाएगा ही। कोई पेशेंट कभी भी आ सकता है, कभी लौट सकता है किसी भी स्टेज से। सबसे बड़ी दिक्कत है क्रिएटिन क्राइटेरिया हमने बना दिया डायग्नोसिस के लिए, बट इसका बहुत सारे लिमिटेशंस। जैसे इस फिगर में अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम जीएफआर है यहाँ 120 है। एक्स एक्सिस पे जीएफआर है, वाई एक्सिस पे सीरम क्रिएटिन। जीएफआर 120, क्रिएटिन लगभग 0.8 या 0.9 है। उसके बाद जीएफआर यहाँ 60 आ गया, 0.9 से 1 क्रिएटिन बढ़ा, लेकिन जीएफआर लॉस कितना हो गया हमारा? 60 का जीएफआर लॉस। 60 के जीएफआर लॉस में हमारा क्रिएटिन मान लो 0.1 या 0.2 ही बढ़ा। हमें पकड़ में ही नहीं आया कि आई बीच में हो रहा है, हम आराम से पूछते कोई दिक्कत नहीं है, नेफ्रोटॉक्सिन दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है उसका रिजल्ट देखना, उसकी कोमोर्बिडिटी देखना। तो ये बहुत वाइड क्राइटेरिया है सीरम क्रिएटिनिन, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं तो हमें इसी का सहारा भी लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होता है, मान लो क्रिएटिन यहाँ पे चार चार आ गया, ठीक है, उसके बाद 5 बढ़ गया, तो इसमें बहुत ज्यादा जीएफआर का लॉस नहीं हुआ, लगभग 5 या 6। जनरली क्या होता है, लोग ये देखते हैं कि क्रिएटिन 5 से 6 हो रहा है या 5 से 8 हो गया तो बहुत डर गए, अरे बहुत तेजी से क्रिएटिन बढ़ रहा है। इनिशियल 1.2 से 1.4 हो गया तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि वही मेन जीएफआर लॉस हो रहा है। यही इस फिगर का यही इंपॉर्टेंस है कि जब जैसे जैसे क्रिएटिन हाई रहता है तो वैसे वैसे जीएफआर का लॉस उतना नहीं होता जितना तेज क्रिएटिन बढ़ता है। कभी कभी इसमें फॉल्स पॉजिटिव एकेआई आ जाते हैं। मान लो कि किसी का क्रिएटिन 5 है, उसके बाद उसका क्रिएटिन 5.5 हो गया, लेकिन क्रिएटिन का जो इंक्रीज है 0.3 ज्यादा है, जबकि पेशेंट एकेआई में नहीं रहेगा। इसका बहुत सारे लिमिटेशन सीरम क्रिएटिन। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सीरम क्रिएटिन? तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि मेनली क्रिएटिन मसल मास से निकलता है। अगर कोई पेशेंट सार्कोपेनिया में क्रोनिक डिजीज है तो मसल मास कम रहेगा, क्रिएटिन कम बनेगा, तो बहुत अच्छा मार्कर नहीं है। लेकिन जैसे पेशेंट सिक होता है, सेप्टिसीमिया में जाता है, जनरेशन रेट भी क्रिएटिन का काफी कम हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट एक सेप्टिसीमिया में था, बहुत सारा हमने फ्लूइड दिया उसको बीपी मेंटेन करने के लिए, डाइल्यूशन हो गया, क्रिएटिन उतना तेजी से नहीं बढ़ पाएगा, वहां मिस हो जाएगा एक ही। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन, लगभग 20 to 30% जो क्रिएटिन बाहर निकलता है यूरिन से, वो सिक्रेशन की वजह से होता है। तो रियल हमें जीएफआर से पता ही नहीं चल पाता, जैसे जैसे केडी का स्टेज बढ़ता है सिक्रेशन बढ़ता रहता है। तो ये इसके लिमिटेशन है सर। नाउ तो व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एकेआई? इसको 3 पार्ट में हम बांट लेते हैं। किडनी के बाहर कोई दिक्कत होगी तब भी एकेआई हो जाएगी, मतलब प्री रीनल। किडनी के बाहर पोस्ट रीनल तब भी एकेआई हो सकता है, किडनी में हो जाए तो एकेआई होगा। तो 3 एक हो गया प्री रीनल, देते डिक्रीज किडनी परफ्यूजन, किसी तरह से परफ्यूजन प्रेशर कम हो, चाहे वो हाइपो वाली। उसके बाद पोस्ट रीनल से इंट्रारीनल। तो प्री रीनल में हो गया हाइपो वाली में वॉल्यूम लॉस किसी वजह से हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, हेमरेज हो गया कहीं पे। हाँ, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कम, बहुत कम है, डीसीएमपी है उसको, या एक्यूट एमआई हुआ, बीपी कम हो गया, रीनल वैसोमॉड्यूलेशन शंटिंग हुआ, या सिस्टमिक वैसोडाइलेशन जैसे कि सेप्टिसीमिया होता है। पोस्ट रीनल में जहां भी हमारा आउटपुट है वहां कहीं ब्लॉकेज हो जाए, नीचे से ऊपर चले, ब्लैडर आउटलेट हो जाए, या स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा हो जाए, यूरेट्रल यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रीनल पेल्विस, गायनिकोलॉजी में जैसे यूरेटर प्रोलैप्स हो जाता है। यूरेटर प्रोलैप्स क्या करता है, किंग कर देता है, यूरेटर ब्लॉक कर दिया, पेशेंट जनरली यूरेटर प्रोलैप्स है, एन्यूरिया हो रहा, देखा कौन ब्लॉकेज है। तो ये सब चीजें पोस्ट रीनल में आ गई। इंट्रारेनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेफ्रोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हो सकता है वेस्कुलर, माइक्रोवेस्कुलर, ग्लोमेरुलर, टिब्लोइड से, जो कि फिगर से समझाया गया है सब। रीनल हो गया, उसके बाद रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किसी तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, चाहे ऑक्लूजन हो जाए या वेस्कुलाइटिस हो जाए। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, टीएमए हो गया, रीनल एथ्रोएम्बोलिज्म हो गई। ग्लोमेरुलर डिजीज बहुत सारे हो गए, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गए, आरपीजीएन हो गए, ये सब जितने होते हैं वो ग्लोमेरुलर डिजीज आप क्या आएंगे। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ एकेआई है, 40 to 50% जो काज होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है, जिसमें पेशेंट को इस्कीमिया हो जाए, नेफ्रोटॉक्सिन हो, रेब्डोमायलिसिस, रेडियो कंट्रास्ट एजेंट होते हैं। एआईएन मेनली ड्रग्स की वजह से होता है, सिस्टमिक डिजीज हो गए। इंट्राट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कास्ट नेफ्रोपैथी, चाहे जो कास्ट हो, बाइल कास्ट हो, हीम का कास्ट हो, मायोग्लोबिन का कास्ट हो, ड्रग्स जो क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल ये सब चीजों को पोस्ट में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। तो अब डायग्नोज कैसे करेंगे? डायग्नोस सिंपल सा है, बिना हिस्ट्री के डायग्नोसिस प्रॉपर होगी नहीं। तो हिस्ट्री तो बढ़िया से लेना ही है, हिस्ट्री के बाद एग्जामिन करना है आपको, एग्जामिन के बाद फिर उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन आपको करना है, ये नहीं बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एक साथ करना।
हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद स्पेसिफिक आप डायग्नोसिस करिए, पेशेंट का पैसा बचाइए, ये नहीं कि आप सब चीज करा लें। हिस्ट्री में क्या लेंगे? सबसे पहले वो देखो कि रीनल रिजर्व इसका कितना है, व्हाट इज द एज, व्हाट इज द सेक्स, व्हाट इज द कोमॉर्बिडिटीज। हिस्ट्री ऑफ वॉल्यूम लॉस एंड यूरिन आउटपुट। वॉल्यूम लॉस तो बता देगा कहीं से डायरिया वॉमिटिंग जहां से हुआ सब क्लियर होगा। यूरिन आउटपुट की हिस्ट्री प्रॉपर नहीं मिलती। पेशेंट कहेगा कि हमको यूरिन हो रहा है, जनरली ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो गया, बीपीएच हो गया रिटेंशन में, उसको यूरिन होगा। थोड़ा तो कहे थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा है, जाता हूँ थोड़ा होता है, फिर जाता हूँ थोड़ा होता है, तो ये नहीं बताएगा पेशाब कम हो रहा है, वो बताएगा पेशाब तो हो नहीं रहा हमारे। तो उसको यूरिन आउटपुट को बढ़िया बताना, कितना यूरिन एक बार में जाते हैं तो कितना लगभग हो जाता है, क्यों बार बार जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यूरिन आउटपुट। हिस्ट्री ऑफ फीवर, रैश, रेड और कोला कलर यूरिन, मेनली नेफ्रेटिक के लिए, सेप्टिसिमिया के लिए। रिकरेंट सीजर, क्रैश इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, मसल इंजरी अच्छा खासा हो गई, रेब्डोमाइलिसिस हो जाएगा, एकेआई हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ड्रग इनटेक और एनी चेंज इन मेडिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छूट जाता है रिसेंट ड्रग। एक पेशेंट आया मेरे पास, एटोवाइस्टेटिन स्टार्ट किया था, उसका क्रिएटिनिन क्रीपिंग कर रहा था, जैसे कर रहा था खा रहा हूं मैं 1.2 1.3 1.4 बस इतना, वो अपने से बंद कर देता, फिर सही होता था। फिर वो एटोवाइस्टेटिन उसको खाना था, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ था, फिर खाता था, फिर बढ़ता। वो चारों तरफ घूमा, उसको यूरिन आयरन कराया गया, उसको आया एआईएल, ड्रग इंड्यूस एआईएल। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उसके ड्रग हिस्ट्री जरूर ले लीजिए, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो। हिस्ट्री ऑफ लोअर यूनिटी ट्रैक्ट सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली यूटीआई बीपीएच के लिए। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूटीआई एंड रिलाइस्टोन, इंसेक्ट बाइट। चार्ट रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसका बेस लाइन क्रिएटिन कितना है, अब कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डायग्नोज द एकेआई। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन डिपेंड ऑन द हिस्ट्री, ज्यादातर हम फोकस हिस्ट्री के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्लास के लिए देख लो उसका हाइड्रेशन क्या है, उसका टंग देखो, आर्मपिट देखो, क्या स्टेटस हाइड्रेशन का, पल्स देखो, बीपी देखो, जुगुलर वेनस प्रेशर देखो। रीनल एंगल टेंडरनेस एग्जामिन करना है, कोई पायलोनेफ्राइटिस तो नहीं है। सुप्रापेल्विक स्वेलिंग और टेंडरनेस, ज्यादातर पेशेंट, हमारे ही पेशेंट बहुत सारे आते हैं, उनकी डायलिसिस शुरू हो जाती है, पेशेंट बोलता है यूरिन नहीं आ रहा, अचानक उसका सुप्रापेल्विक देखते हैं अच्छा खासा लम, खोली डालो, 2 लीटर 1.5 लीटर पेशाब आया, उसके बाद डायलिसिस बंद, पेशेंट घर पे चला गया। अदर सिस्टमिक एग्जामिनेशन आपको करना है। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना है, पहले नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन करने हैं, उससे आप डायग्नोज कर लोगे कि क्या है, क्या है ये काज, जिसमें पहले तो केएफटी विद इलेक्ट्रोलाइट करना ही है आपको, क्रिएटिनिन कितना है, सीवीटी आपको जानना है, इलेक्ट्रोलाइट हाइपोकैलेमिया तो नहीं है, कैल्शियम देखना है, फास्फोरस देखना है। एबीजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए नहीं, बहुत सारी चीज के लिए एबीजी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी, सब आपको इसमें देखना है। सीबीसी कराने हैं, एलएफटी कराने हैं, आरपीएस करने हैं उसके। यूरिन टेस्ट, अच्छा यूरिन टेस्ट का नाम क्या है? यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, तो रूटीन जैसा इसको ले भी लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, देखे कुछ नहीं है, जल्दी से रिपोर्ट कर दिए कि इसमें आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी नहीं है। लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए यूरिन का भी रूटीन होता ही नहीं, उसमें जब भी एक क्या होगा तो उसमें प्रॉपर पैथोलॉजिस्ट को बताना होगा कि हमारा ये केस है, आप हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री उसको बताइए, उनसे बोलिए कि ये चीज हमको देखना है। कभी कभी भी पैथोलॉजिस्ट इतने परेशान हो जाते हैं, उनको हिस्ट्री नहीं मिलती, तो उसमें फिर क्लिनिकल कोरिलेशन ये लिख दिए वो लिख दिए, तो एक हमारे हिसाब से दोनों में कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए, जिसकी वजह से डायग्नोसिस। यूरिन में क्या क्या करा सकते हैं? यूरिन की माइक्रोस्कोपी करा सकते हैं। यूरिन का एसीआर होता है कि उसमें प्रोटीन तो नहीं जा रहा, यूरिन कल्चर करा सकते हो, तो ये सब चीज यूरिन के टेस्ट हो गए। उसके बाद आता है अल्ट्रासाउंड की यूटी। कभी भी एक आई हो तो ये मत सोचो कि अल्ट्रासाउंड से हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक अभी हिस्ट्री बता रहा हूँ, 2 महीने पहले की बात है, एक पेशेंट आई, वो 9 मंथ एनसी पे, उसको एब्डोमिनल पेन हुआ, एब्डोमिनल पेन इतना सीवियर था, उसको एलएससीएस हो गया। एलएससीएस होने के बाद भी पेन रिलीव नहीं हुआ, उसको एनीमिया हो गई पेशेंट। कॉल आया, मैं दूर था, मैंने कहा अच्छा ऐसा करो अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया, उसकी एक ही किडनी आई, हल्का सा माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस बता रहा था, हमने कहा प्रेगनेंसी माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस होता ही है। हमें डाउट हुआ तब भी, हम कहा एक ही किडनी है, कुछ ना कुछ डाउट होगा, हम कहा एनसीसीटी कराओ। एनसीसीटी कराया, प्राइमरी यूरिनरी पे स्टोन था 7 या 8 में, यूरोलॉजिस्ट किया, डिजेशन डाला, सही हो गया। तो ये इंपॉर्टेंस है अल्ट्रासाउंड, कभी भी एक आई पेशेंट हो उसका अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए। नाउ एडवांस इन्वेस्टिगेशन, अब क्या कराना, मान लो डायग्नोसिस नहीं बन रही तो एडवांस में आप ऑटोइम्यून वर्कअप करा लो। जैसे मान लो यूरिन आर में आपको प्रोटीनूरिया आ रहा है, जनरली प्रोटीनूरिया है तो ग्लोमेरुलर डिजीज होगी, उसके लिए ऑटोइम्यून वर्कअप कराना है, कॉम्प्लीमेंट्री लेवल करा लीजिए। किडनी बायोप्सी लास्ट में करना ही पड़ता है, अगर पेशेंट को एटीएल नहीं है, प्रीरेनल नहीं है, पोस्टरेनल नहीं है, तो आपको किडनी बायोप्सी जाना ही पड़ेगा बाय द यूरिन। यूरिन से बहुत अच्छी खासी डायग्नोसिस बन जाती है, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं ना। यूरिन इज जस्ट लाइक एफएनएसी,
किसी भी आप टिश्यू की जाके जैसे एफएनएसी लेते हो ना, आपको यहाँ एफएनएसी करने की जरूरत नहीं, खुद ही नेचर ने दिया है भैया, अंदर की जो डिजीज है बाहर दिख रही है, आप देखो, देखना चाहिए बस। उसके बाद नॉवल बायोमार्कर, अभी बायोमार्कर कुछ अच्छे अच्छे आ रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा भी हेल्प नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो नॉवल बायोमार्कर क्या होते हैं? एक तो कुछ मार्कर होते हैं फिल्ट्रेशन के, कितना बेटर फिल्ट्रेशन, जैसे क्रिएटिन तो बहुत पुराना मार्कर, अब धीरे धीरे सिस्टेटिन आ रहा है, ये सब चीज ये बताएंगे फिल्ट्रेशन कितना जीएफआर। उसके बाद मार्कर ऑफ इंजरी आते हैं, और मार्कर ऑफ स्ट्रेस आता है। मार्कर ऑफ इंजरी कहाँ का, पीसीटी का अलग है और डिजिटल टिप्पणी का अलग है। सबसे जो इंपॉर्टेंट मार्कर है सेल साइकिल अरेस्ट, दैट इज स्ट्रेस का, जैसे किसी को स्ट्रेस होता है वहां की सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी, सेल डिवीजन वहां नहीं होगा। अगर वो हमें पता चल गई सेल साइकिल अरेस्ट हो गया, तो एकेआई के पहले हम उसको डायग्नोज करके प्रॉपर प्रोटोकॉल में ले लेंगे, तो पेशेंट एकेआई में लर्न नहीं। अच्छा, इसके लिए एफडीए ने अप्रूव भी किया है, ये जो है TIMP2 IGF BP7 है, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। ये अगर आपको रिस्क लग रहा है तो आप इसको करा लो। नेफ्रो चेक आता है, जिससे ट्रॉपॉइड ट्रॉपटी की किट आती है, उसी तरह इसको भी नेफ्रो चेक नाम से आता है, हालांकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उससे आप पता चल जाएगा पेशेंट रिस्क में है कि नहीं। तो उसके हिसाब से 3 क्राइटेरिया बांट दिया गया: लो रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। लो रिस्क में मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0.3, अगर 0.3 to 2 है तो हाई रिस्क में जाएगा, हाई रिस्क रिटर्न 2। इसके हिसाब से आप डिसाइड कर लो पेशेंट को आईसीयू लेना है, फूड मैनेजमेंट करना है, नेफ्रोटॉक्सिन हटानी है, सब चीज आप मैनेज करना शुरू कर दीजिए हाई रिस्क में, जिससे क्या ही बचा हुआ। तो एक स्टडी की गई थी जिसमें इन दोनों का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन देखा गया था। उसमें ये देखा गया कि जिसको एक प्रिवेंशन प्रोटोकॉल दिया गया था जो हाई रिस्क में है, तो उसमें जो लोअर एक पोस्ट ऑपरेटिव एकेआई काफी लो था, 55%, 72%। तो ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है पेशेंट रिस्क में है, आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कंट्रास्ट देने जा रहे हैं, लग रहा है पेशेंट क्रिएटिन कम है, क्रिएटिन नॉर्मल है लेकिन है सिक, तो आप इसको करा के टेस्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से आप ऑपरेशन के हिसाब से ऑपरेशन के दौरान इसको एकेआई प्रिवेंशन प्रोग्राम शुरू कर दो। उसके बाद आ गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम बेसिक ओनली कंजर्वेटिव करेंगे, डायरेक्टिंग मैनेजमेंट नहीं बताएंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर एकेआई डायग्नोस हो गया तो आप जितने भी नेफ्रोटॉक्सिन ड्रग है वो हटा दो। लेकिन अगर पॉसिबल है तो पता लगा पेशेंट सेप्टिसीमिया में एक ही ड्रग है जिसकी वजह से सेप्सिस सही हो सकती है, अगर नहीं है और नेफ्रोटॉक्सिन है तो उसको हटाओगे, उसकी जान चली जाएगी। पहले लाइफ बचानी है, किडनी नहीं बचानी। किडनी तो आप बचाओ लेकिन पहले लाइफ को प्रायोरिटी दो। उसके बाद है कि वॉल्यूम स्टेटस आप इंश्योर करो, परफ्यूजन प्रेशर क्या है बहुत ज्यादा इंश्योर करना है, वॉल्यूम कम है तो आप फूड मैनेजमेंट करो। कंसीडर फंक्शनल हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग, एक होता है फंक्शनल, एक स्टैटिक हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग, जनरली बहुत कम होता है फंक्शनल हेमोडायनामिक, जनरली बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में है या प्राइवेट कॉर्पोरेट में है जनरली। ऐसे इलाहाबाद में हमें नहीं लगता कहीं है ये हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग, इतना किसी के पास टाइम नहीं है, इतने सारे पेशेंट है, सबको बहुत सारे पेशेंट देख। उसके बाद सीरम क्रिएटिन या यूनिट की मॉनिटरिंग करनी है आपको। कंसीडर अल्टरनेटिव टू रेडियो कंट्रास्ट प्रोसीजर, फिर मैं बोल रहा हूँ कोशिश करिए कि कंट्रास्ट न देना, लेकिन अगर जरूरी है तो आपको देना ही पड़ेगा। लाइफ बचानी है, किडनी नहीं बचानी, लाइफ अगर ऐसी जरूरत आ गई रेडियो कंट्रास्ट की जिससे उसे लाइफ सेविंग चीजें हैं तो उसको कंट्रास्ट दे दो। दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि पेशेंट अगर डायलिसिस हो रहा है, हमारे खुद पेशेंट हमारे इंस्टीट्यूट में मैंने भेजा, उसका डायलिसिस हो रही है, उसका आप कंट्रास्ट इंड्यूस्ड एब्डोमेन का एसीटी कराना था, टेक्नीशियन नहीं किया। टेक्नीशियन लड़ गया, अटेंडेंट को इतना ज्यादा बोल दिया, कौन डॉक्टर लिख दिया कि इतना ज्यादा क्रिएटिन पे वो करा दो। अब वो क्या सोचेगा बताइए, अटेंडेंट क्या सोचेगा कि डॉक्टर कैसा है। तो हम ये जितने भी हमें रेडियोलॉजिस्ट होंगे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी टेक्नीशियन उनको समझाया जाएगा, अगर नेफ्रोलॉजिस्ट लिखा है तो उसकी बात मानी जाए। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एपीआई नहीं रिजॉल्व होगी। न्यूट्रिशन सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना न्यूट्रिशन देना है, कैलोरी कितना देना है, प्रोटीन कितना देना है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टेज है, डायबिटिक थेरेपी हो रही है कि नहीं। उसके बाद डायग्नोस्टिक वर्कअप कराना है। अगर पेशेंट स्टेज 3 में चला गया है या उसकी डायलिसिस शुरू हो गई है, उसको तुरंत शिफ्ट कर दीजिए आईसीयू। फूड मैनेजमेंट की बात आ रही है। फूड मैनेजमेंट इंडिकेशन क्या है, किसको फूड देना, आप एसेस करो फूड हाइपोवॉलीमिया में है तो उसको फूड दो आप। कौन सा फूड देना है आपको डिसाइड करना है क्लिनिकल बेसिस पे। अमाउंट ऑफ फूड कितना देना है, कैसे देना है, बोलस देना है या इन्फ्यूजन देना है, कैसे मॉनिटरिंग करनी है फूड को। फ्रूट रिमूवल अगर ज्यादा फ्रूट हो गए तो कैसे उसको मैनेज करो। ये देखा गया कि अगर फ्रूट ज्यादा हो जाए और फ्रूट कम हो जाए, दोनों कंडीशन में किडनी डैमेज हो। हमारे अरविंद सर हर समय ये बोलते थे कि पहले पेशेंट को आप देख लो यू यू वॉल्यूम में कर लो। पेशेंट सेप्टिसीमिया में आया है, वॉल्यूम डिहाइड्रेटेड है, उसको क्रिप्स आ रहा है, जनरली ये बोलते हैं क्रिप्स आ रहे उसको फ्रूट क्यों दे रहे हो। उसको पहले एसेस कर लो ना यू वॉल्यूमिया में है कि नहीं है, आप पहले उसको यू वॉल्यूमिक करो।
अगर हाइपर वॉल्यूमिक है तो डायबिटिक सब को यूवॉल्यूमिक करो, अगर हाइपर वॉल्यूमिक है तो उसको फ्लूइड देके वो यू वॉल्यूमिक रखो, उसके बाद हर चीज आएगा डिसीजन। यू वॉल्यूमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके चैलेंजेस है कि डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड किसी को पता नहीं कि फ्लूइड ओवरलोड की डेफिनेशन क्या है। ये किसी को कोई डेफिनेशन है ही नहीं फ्लूइड ओवरलोड क्या है। डायग्नोसिस ऑफ द हाइपर वॉल्यूमिक डायग्नोसिस क्या है ये भी क्लियर नहीं। तो फूड मैनेजमेंट एक कैडिको 2012 में ये बोला था कि इन द एब्सेंस ऑफ हेमरेजिक शॉक, कैडिको ये सजेस्ट करती है कि आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन यूज करो, कोलाइड मत यूज करो एज इनिशियल मैनेजमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ द इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम इन पेशेंट एट रिस्क आप एक या विदिक। आपको एल्बुमिन और ये एचईएस नहीं यूज करने हैं, मेनली क्रिस्टलाइड यूज करने हैं अगर कोई पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिया है तो। अनलेस अगर पेशेंट मान लो कहीं ट्रामा हो गया, हेमरेज बहुत ज्यादा हो रहा है तब, या पेशेंट सीएलडी वही इंडिकेशन है कोलाइड के, अदरवाइज आप क्रिस्टलाइड यूज करो। उसके बाद हीमोडायनेमिक मेजरमेंट मैनेजमेंट है, कैडको ये रिकमेंड करती है कि यूज ऑफ वाइसोप्रेशर इन कंजक्शन विद फ्लूइड इन पेशेंट विद वाइसोमोटर शॉक विद और एट्रिस्ट्रप एकीआई। रिकमेंडेशन ये होगा अगर एकीआई को प्रिवेंट करना है, आपको सिस्टोलिक डायस्टोलिक नहीं देखना, आपको मीन देखना है। मीन प्रेशर जनरली 65 टू 90 रखना। ये वैरी करता है, मान लो पेशेंट कोई डायबिटिक पहले से हाइपरटेंशन है तो उसका मीन प्रेशर थोड़ा सा ऊपर रखिए। अगर मान लो नॉर्मल है तब तो 65 रखना है। इसमें बहुत बड़ी बहादुरी भी नहीं है। पेशेंट सेप्सिस में क्या है तो उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर चल रहा है 100 110 देखता हूँ, बीपी 160 चल रहा है, उसमें खुद से नीचे बीपी आने न पाए, 160 70 चलने दो, ऐसा भी नहीं है। अगर ज्यादा नारेट दोगे आप, इंटररेनल इस्कीमिया और होगा और किडनी प्रोग्रेस करेगी, डिटोरिएट करेगी। तो इतना मीन आर्टरी प्रेशर रखना है। मॉनिटरिंग कैसी करनी है, जनरली हमारे यहाँ तो नॉन इन्वेजिव होती है, बीपी बार कब बांध कर दिए, कब की साइज नहीं पता है, इडीमा का पेशेंट है लगा दिए, वो कब क्या एप्रोप्रिएट साइज ही नहीं, कब बीपी रियल बताएगी नहीं। सबसे अच्छा मेथड है कि आप इंट्रा आर्टेरियल कैथेटर डालो, इंट्रा आर्टेरियल बीपी मॉनिटर करो अगर पेशेंट सिक है तो। इसीलिए इनवाइजिंग हेमोडायनिक मॉनिटरिंग आ गई। सीवीपी आप सीवीपी लाइन डाल दो, उसका प्रेशर देखो, जुगुलर वेनर प्रेशर देखो, आप आर्टेरियल बीपी देखो, आईवीसी कोलेप्सिस इंडेक्स देखो, अल्ट्रासाउंड से कार्डियक आउटपुट मॉनिटर करो, लंग अल्ट्रासाउंड करो, ये सब देख देख वैसो प्रेशर जल्दी अब ये देखते हैं कि पेशेंट अगर मान लो ये रिस्क आप एकियाई हो गया तो उसको डोपामिन लगा दो। कोई रोल नहीं है डोपामिन का। पहले ये माना जाता है लो डोज डोपा दो आप, विजन बढ़ेगा, किडनी नहीं डैमेज होगी। अब कोई रोल नहीं है, आपको नारेड ही देना है, फूड मैनेजमेंट ही करना। अगर नारेड से नहीं मैनेज हो रहा है तो वैसोप्रेसिन दो, अदरवाइज अगर मान लो सीएलडी का पेशेंट है तो आपको टेलीप्रेसिन वैसोप्रेसिन देना है। नहीं बीपी मैनेज हो रहा है तो एड्रेनालिन ऐड कर सकते हैं। डायबिटिक्स यूज ओनली इन केस ऑफ वॉल्यूम लोड। मैं ये देखता हूँ पेशेंट यू वॉल्यूमियम है कि नहीं है, पेशेंट को यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, पहले लैसिक्स लगा दो। पेशेंट ऑलरेडी हाइपोवॉल्यूमियम है, लैसिक्स से कभी आप जेफार नहीं बढ़ा सकते। लैसिक्स से क्या होगा कि आपका उसका वॉल्यूम निकाल सकते, जेफार कभी बढ़ा ही नहीं सकते, एक्सेप्ट एक दो कंडीशन है, मान लो किसी कार्डियोवेलर सिंड्रोम हो गया या कंजेशन ज्यादा है तभी। अदरवाइज कभी भी डायबिटिक्स मत यूज करो अगर पेशेंट वॉल्यूम ओवरलोड में नहीं है, तो आप डायबिटिक्स मत यूज करो, क्योंकि और वो हो सकता है एकीआई करा दे। तो इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। हम ये देखते हैं जल्दी लैसिक्स स्टार्ट हो जाता है तो ये बढ़िया से इसको देख लिया जाए। उसके बाद हमको मान लो ये सब चीजें मैनेज हो गया, अब फॉलो पेशेंट अगर रिजॉल्व करेगा उसको घर भेज दो, उसके बाद फॉलो करो, क्योंकि हो सकता है उसका जो क्रिएटिन है एकदम नॉर्मल बेस लाइन ना गया हो, पेशेंट सीकेडी में लैंड कर सकता है, एकेडी में लैंड कर सकता है। ये फॉलो अप है। तो ये समराइज ये करते हैं कि जब भी पेशेंट आया तो आप देखो कि वो उसकी किडनी सस्टेबल है कि नॉर्मल किडनी। अगर ससेप्टिबल किडनी है तो उसके एकेआई के होने की ज्यादा चांसेस हैं। तो इनकी रिस्क ऑफ एक्यूट किडनी स्ट्रेस होगा। उसके बाद एक्यूट किडनी इंजरी होगी। एक्यूट किडनी इंजरी विदाउट डैमेज, मतलब क्रिएटिन नहीं बढ़ा है उसका, एक्यूट किडनी इंजरी टिश्यू इंजरी हो गई है, इसी को कहते हैं सब क्लिनिकल एकेआई। अंदर टिश्यू डैमेज हो रहा है, क्रिएटिन नहीं बढ़ रहा है, यही इस डिफिनेशन का ड्रॉबैक है। वो कह रहा है क्रिएटिन बढ़ने पे एकेआई मानेगी, लेकिन ऑलरेडी जो ये हो गया है, वो क्या करोगे? 50% जीएफआर लॉस हो रहा है, उसको क्या करोगे? उसके बाद एक्यूट किडनी इंजरी डायग्नोस कर दो, उसके आउटकम डिपेंड करता है कि उसका रिपेयर कैसा है। एडाप्टिव रिपेयर है तो फिर हो सकता है रिजॉल्व हो जाए, मैल एडाप्टिव रिपेयर है तो पेशेंट सीकेडी में लैंड कर जाएगा। तो पेशेंट एकेआई के पेशेंट सीकेडी में लैंड कर सकता है, सीकेडी के पेशेंट एकेआई का रिस्क ज्यादा हो सकता है, सीकेडी के पेशेंट में एकेआई हो सकता है। ये उसका आउटकम है। नॉर्मल एकेआई, नो सीकेडी प्रोग्रेशन, एकेआई गया जीएफआर उसका लॉस हुआ, फिर सब चीज नॉर्मल हो गया। एकेआई भी सीकेडी प्रोग्रेशन, कुछ पेशेंट ऐसे एकेआई आएंगे जिनका रीनल रिजर्व नहीं है, प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई तो सीकेडी में लैंड कर जाएंगे। एक्यूट अनसीकेडी हर समय उसका जीएफआर धीरे धीरे फॉल होगा। थैंक यू फॉर